Hello and good morning to all. And I'm Prashant. In today's video, we are going to discuss the current affairs of December 21st. Okay? तो आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं. ओके तो एक आपको हिस्टोरिक आप कह सकते हो काइंड ऑफ बिल्स आर पास्ड इन आर लोकसभा. राज्यसभा तक अभी तक पास नहीं हुए, लोकसभा में पास हुआ है. दैट इज कॉलोनियल लॉज थे, कुछ तीन क्रिमिनल इंपॉर्टेंट लॉज थे, इसको रिप्लेस किया अब न्यू बिल्स के साथ. तो इसको हमें डिस्कस करना है स्पेशली इन क्रिमिनल स्फीयर. ओके फिर टेलीकॉम बिल ऑफ 2023 जो लोकसभा में फिर से पास हुआ है, तो इसको भी हमें डिस्कस करना है. बिकॉज अगेन दिस टेलीकॉम बिल 2023 में ऑलमोस्ट 120 इयर्स ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस किया है. ओके सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस. फिर जेन वन वेरिएंट ऑफ द कोविड, इस पर्टिकुलर न्यूज को भी हमें डिस्कस करना है. अब ये जेन वन वेरिएंट ऑफ कोविड जो है, इसके कुछ केसेस इंडिया में हमें मिली है एट द सेम टाइम. ओके ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. ओके स्पेशली व्हेन विल डिस्कस द जेन वन वेरिएंट ऑफ द कोविड, विल डिस्कस अबाउट कि ये वेरिएंट क्या है. एक शॉर्ट न्यूज है काफी. ओके अब क्या है कि इसके रिगार्डिंग किसी ने पैनिक नहीं होना है कि सर अब कोविड का न्यू वेरिएंट आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है. पैनिक इज गेटिंग क्रिएटेड. Some people are trying to create the panic by like maybe making some catchy videos and all for views. ठीक है लेकिन ये अभी तक वेरिएंट है, इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है. ओके इससे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. फाइन सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दैट. देन एक साहित्य अकादमी अवार्ड्स ऑफ 2023 दे हैव बीन डिक्लेयर्ड. ओके तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, इसके बारे में कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हमें देखने की. अवार्ड किसको दिए जाते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है. ओके तो ये थोड़ा सा आपके कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा पार्ट हो जाता है. ओके आज के पेपर में एडिटोरियल इतने अच्छे नहीं थे जिस तरीके से होना चाहिए, बट हाउएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन एडिटोरियल दैट इज रिगार्डिंग द इंडियाज डिफेंस बजटिंग. ओके वेयर ऑथर इज ट्राइंग टू एडवोकेट दैट इंडिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए. ओके तो ये हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आज कवर करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो आर्टिकल्स और भी मैंने यहाँ नोट्स में आपके रखा है. अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन कंप्लीटली स्किप देम, दे आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी रेड. बिकॉज ऑलरेडी वो कंटेंट काफी बार आपके करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया है. ओके एंड ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, और एक दो आर्टिकल से उसमें इतने काम के भी नहीं. ओके तो ये हमेशा मैं कहता हूँ कि सी द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, इट इज नॉट रिटर्न सो दैट कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स विल रीड दैट एंड दे विल क्लियर देयर एग्जाम. उनका मेन पर्पज वो नहीं है. उनका मेन पर्पज जनरल रीडर होते हैं, ना ही सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स होते हैं. हालांकि द हिंदू ज्यादा सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स से पढ़ते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके तो इसलिए हर कोई चीज जो न्यूज़पेपर में होती है, ये आपके इंपॉर्टेंट की होगी ऐसा कोई नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि न्यूज़पेपर में हर कोई आर्टिकल है तो उसको पढ़ना ही है एडिटोरियल में. ओके वो तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, वो स्मार्ट अप्रोच नहीं है पढ़ने का. ओके अगर कोई आर्टिकल रिपीट हो रहा है हमेशा, तो या उसका कंटेंट एक ही कंटेंट पे हमेशा काफी सारे आर्टिकल्स, यू कैन स्किप दोज आर्टिकल्स इफ यू नो द इनफ कंटेंट अबाउट दैट. इसको आप समझ लीजिएगा. सेम थिंग आई टेल अबाउट एनसीईआरटी आल्सो टू स्टूडेंट्स. जो ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही हमें पढ़ना है. हर कोई एनसीईआरटी, हर कोई चीज उसमें से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती, बिकॉज एनसीईआरटीज आर नॉट रिडन कि कोई आएगा यूपीएससी एस्पिरेंट, एनसीईआरटी पढ़ेगा और फिर वो यूपीएससी क्लियर करेगा, ऐसा नहीं होता. ओके उस एनसीईआरटीज आर रिटन फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ दोज पर्टिकुलर क्लासेस. आपको उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करना है वो कंटेंट आप बस इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट कीजिएगा. ओके चलिए इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज, दैट इज लोकसभा पासेस बिल्स टू रिप्लेस द ब्रिटिश इरा क्रिमिनल लॉस. ओके तो व्हाट इज दैट कि ब्रिटिश टाइम के तीन क्रिमिनल लॉज वेर देयर. अब यहाँ एक याद रखना, इस क्रिमिनल लॉज को अमेंड वगैरह नहीं किया गया है, कंप्लीटली रिप्लेस किया है हमारे गवर्नमेंट ने. ओके फाइन. तो ओल्ड लॉ था इंडियन पेनल कोड 1860 का, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. ऑल दीज वेयर क्रिमिनल टाइम. ओके ये ऑल क्रिमिनल लॉस थे, ये कॉलोनियल टाइम्स के थे, ब्रिटिश टाइम के थे. ओके एंड अनफॉर्चुनेटली 1860 के 1872 के एक्ट जो है, वी वर स्टिल यूजिंग फॉर आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ओके फाइन. तो इसलिए अब इसको कंप्लीटली हमारे लोकसभा ने, गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया है. तो इंडियन पेनल कोड विल बी नाउ रिप्लेस बाय द भारतीय न्याय संहिता बिल. ओके इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए भारतीय सांख्य बिल विल कम, और विच इज पास्ड इन लोकसभा नाउ. ऑफकोर्स व्हेन फाइनल राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट का इनको असेंट मिलेगा तो ये एक्ट भी बन जाएगा. एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विल बी रिप्लेसिंग द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ओके तो these are three new bills are there which will kind of, we can say, completely are regarding the India's criminal justice system.
ओके, एंड एज पर आर होम मिनिस्टर ये लॉज ऐसे हैं जो आपके करंट टाइम को ध्यान में रखा दिया बना गए हैं, एंड दिस कुड बी रिलेवेंट फॉर नेक्स्ट 100 years. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर. ओके, अब क्यों ऐसी हमारे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी कि ऐसे न्यू बिल्स जो है पास होने चाहिए, कंप्लीटली ओवरऑल होना चाहिए जो ओल्डर लॉज है उसका. ऑफ कोर्स उसके काफी सारे रीजन है. फर्स्ट है कॉलोनियल लीगेसी. 1860 से लेके 2023 तक whatever our criminal justice system was based on was on the colonial laws. इतने पुराने लॉज थे जो लॉज काफी सारे उसमें लॉज आज इरेलेवेंट बन चुका था. उसमें से काफी सारे लॉज ऐसे आर्कियाइक लैंग्वेज में लिखा गया है, कोई तो ओल्ड इंग्लिश में, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. करंट सोशल जो हमारे नॉर्म्स वैल्यूज है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो आपको उसको रिप्लेस करना तो व्हाट इज नीड ऑफ आर. ओके, अब टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुका है, तो क्रिमिनल्स भी अलग तरीके से सोचते हैं, उनके क्राइम करने के तरीके अलग है, टेक्नोलॉजी अलग तरीके से यूज करते हैं, तो उस हिसाब से लॉज भी हमें चेंज करने होंगे. ओके, लॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पाया गया कि काफी कॉम्प्लेक्स होते गए. द मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स लॉज बिकेम. ओके, उस वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, नॉट ओनली अमंग द कॉमन पीपल बट अमंग द लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो. तो उसको सिंप्लीफाई करना भी जरूरी था. ओके, फाइन. और अब मॉडर्न एविडेंस कलेक्शन जो होता है, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट इज देयर, तो इंडियन एविडेंस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस दैट वाज लाइक 100 years ago. अब मॉडर्न एविडेंस कलेक्शन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, फॉरेंसिक लैब्स आ चुकी है. ओके, बाकी टेक्नोलॉजिकल टूल्स आ चुकी है. तो उस हिसाब से नया कलेक्शन एविडेंस होना, उसको कोर्ट में उसके रिगार्डिंग नई प्रोसीजर्स क्रिएट करना, कोर्ट उसको कैसे एक्सेप्ट करा, ये सारा क्रिएट करना, इसके लिए भी हमें चाहिए था कि कई नए लॉज आ जाए. और दिस इज नॉट ओनली गवर्नमेंट दैट इज सेइंग कि मल्टीपल कमिटीज वेर अपॉइंटेड रिगार्डिंग दैट. ओके, एंड वेरियस रिपोर्ट्स आर हाइलाइटेड कि हमारे यहाँ पे क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म होना चाहिए. फाइनली दिस गवर्नमेंट इज डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. और इवन फॉर एग्जांपल जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, उसका 146 रिपोर्ट था. इवन इट एक्चुअली रिकमेंडेड, और इससे पहले भी काफी सारे ऐसे कम्युनिटीज है इन्होंने कहा था कि इसको रिफॉर्म करना चाहिए हमें. दैट्स व्हाई नाउ दिस 3 बिल्स हैव कम. इस बिल्स के बारे में, उसके स्पेसिफिक लॉज के बारे में और डिटेल्स धीरे धीरे आता ही रहेगा आगे. ओके, बट एनीवेज इस बिल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से है ये मुझे आपको आज बताने थे. क्या है इस बिल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेररिज्म जो है इस बिल के अंडर अब एक आपके जनरल क्राइम लॉ बनाया गया है. जनरल क्राइम लॉ मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल टेररिज्म की रिगार्डिंग हमारे पास स्पेशल लॉज है, जैसे कि हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इज देयर, दैट इज अ स्पेशल लॉ ओनली डीलिंग विद टेररिज्म. बट टेररिज्म की रिगार्डिंग आपके जनरल लॉज में, आईपीसीज में भी कुछ प्रोविजंस होनी चाहिए. अब ये भारतीय संहिता है, उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस होने चाहिए, इसलिए अब इसको यहाँ पे जनरल क्रिमिनल लॉ में भी फर्स्ट टाइम टेररिज्म को इंक्लूड किया जाएगा. उसके लिए बस स्पेशल लॉ ही रहेगा ऐसा नहीं, उसके अंडर भी उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है. ओके, फिर इसमें सेडिशन लॉ में कुछ चेंजेस किया गया है. सो इनफैक्ट सेक्शन 124 ए जो था आईपीसी का, ये कंप्लीटली ड्रॉप किया गया है, लेकिन उसकी जगह क्या लाया गया, लेट्स सी दैट. ओके, फिर मॉब लिंचिंग जो है इट इज पनिशेबल बाय डेथ नाउ. डेथ सेंटेंस भी हो सकती है मॉब लिंचिंग के केस में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. फिर ये डॉक्टर्स और क्या क्या फीचर्स है देखना है, इसके ओवरऑल फीचर्स हम बस करेंगे, इसमें क्या क्या ऐसे चेंजेस किए गए हैं. क्या होता है कि काफी बार पेशेंट्स की डेथ हो जाती है. ओके, और पेशेंट की डेथ के काफी बार ऐसा कहा जाता है कि मेडिकल निग्लिजेंस की वजह से भी हुआ है, डॉक्टर के निग्लिजेंस की वजह से हुआ है. ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या किया, अब देखिए डॉक्टर का काफी बार ऐसा होता है कि निग्लिजेंस नहीं भी हो सकता है, कभी-कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एक्चुअली. वो भी आखिर इंसान है, हर कोई किसी को बचा नहीं सकते. तो अगर ऐसा आरोप है कि किसी की डेथ मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई, ओके, तो उस केस में अब डॉक्टर्स का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा. ओके, सो डॉक्टर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर दैट ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस. ओके, हिट एंड रन्स जो एक्सीडेंट केसेस होती है, नाउ दे आर गिवन द 10 years इम्प्रिजनमेंट. ओके, नहीं तो आपको पता है हिट एंड रन कैसे होता है कि जिसमें नहीं, तो बड़े-बड़े एक्टर्स इसमें आपको पता है, काफ़ी बड़ा एक फेमस एक्टर है जिसको छोड़ा गया है इस हिट एंड रन एक्सीडेंट में, क्या हुआ उनके साथ, ठीक है, फाइन. तो नहीं तो ऐसे हिट एंड रन एक्सीडेंट्स में क्या होता था पहले, तो उसको अब काफ़ी पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, ऑलमोस्ट 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट इसमें दी गई. और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज सेडिशन हैज बीन ड्रॉप्ड, बट उसको आपको एक तरीके से रीडिफाइन किया गया है इस लॉज के अंदर. ओके, तो पहले क्या था कि सेडिशन मतलब कहीं न कहीं उसको राजद्रोह, सेडिशन का मतलब पहले था कहीं न कहीं राजद्रोह. राजद्रोह मतलब क्या कि ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, तो उसी को ही सेडिशन माना जाता था, राजद्रोह काइंड ऑफ
was there in the section 124A of the IPC. ओके और ऑफकोर्स ये रिलेवेंट ब्रिटिश टाइम पे था, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बनाया था। जिसमें अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्चुअली कुछ बोलते हो तो आप पे ये सेडिशन की केस चलेगी। ओके अब राजद्रोह नहीं रहा, लेकिन इसकी जगह गवर्नमेंट ने वर्ड रिप्लेस किया है देशद्रोह। देशद्रोह मतलब क्या कि इफ यू डू एनी ऑफेंस अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट द कंट्री, ओके देन आपके अगेंस्ट जो है कुछ आपको पनिश किया जा सकता है। राजद्रोह अलग होता है, देशद्रोह अलग होता है। राजद्रोह मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्रिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्रिटिसाइज तो कोई भी कर सकता है बिकॉज वी आर इन डेमोक्रेसी नाउ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो यहाँ नहीं है, लेकिन अभी तक जो लॉ चल रहा था उसमें क्या है, राजद्रोही वॉज देयर। तो अब इस राजद्रोह को रिप्लेस किया गया है देशद्रोह के द्वारा कि अगर आप देश के खिलाफ द्रोह करते हो, नेशन के खिलाफ कुछ करते हो एक्टिविटी, देन ओनली सच केसेस विल बी फाइल्ड नाउ। Okay, but we'll see how the practical implementation of this thing will be there, how detailing of these laws will be there. ये तो आगे हमें पता चलेगा। Okay, चलिए, so these were the important pointers regarding these new criminal laws over here. Okay, let's go to the next topic over here, where Lok Sabha has passed the Telecom Bill 2023 now. Okay, और इसने क्या किया है, काफी सारे टेलीकॉम के रिगार्डिंग बाकी लॉस थे, एज वेल एज जिसमें जो मेन लॉ था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था, अब इसको रिप्लेस किया है। Okay, so older telecommunication laws have been replaced now, especially Indian Telegraph Act भी replace किया गया है and the new bill Telecom Bill 2023 has been brought now. तो नए बिल की क्या फीचर्स है, let's try to understand this particular thing. Okay, the new bill seeks to reform and simplify the regulatory and licensing regime for the telecommunication. जो लाइसेंसेस दिए जाते हैं स्पेक्ट्रम के, बाकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बाकी लाइसेंसेस होते हैं एस्टैब्लिश करने के कंपनीज, फिर उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के, इसको सिंप्लीफाई इस पर्टिकुलर बिल में किया गया है। ओके, ताकि एक प्रॉपर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में एस्टैब्लिश हो, जो कि ऑलरेडी काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसमें और क्या है हम सुधार कर सके। ओके, फिर और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसमें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग। कि देखिएगा, टेलीकॉम की जो स्पेक्ट्रम्स दिए जाते हैं कंपनीज को, जनरली दीज आर गिवन थ्रू ऑक्शन रूट। ओके, कि उसका ऑक्शन होता है, तो इस बिल के अंडर भी ऑक्शन रूट विल बी देयर। ओके, बट कुछ केसेस में दिस बिल ऑल्सो अलोज नॉन ऑक्शन रूट फॉर गवर्नमेंट। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऑक्शन रूट इज देयर और ये नॉर्मल होगा अंडर द बिल, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी परमिशन दिया गया है कि आप नॉन ऑक्शन रूट से भी स्पेक्ट्रम डायरेक्टली कंपनीज को अलोकेट कर सकते हो। ओके, तो नॉन ऑक्शन रूट भी इसमें है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, फिर इसमें मैकेनिज्म हैज बीन गिवन फॉर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ वे फॉर लेइंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट ऑफ वे मतलब क्या होता है कि देखिएगा, ये जो टेलीकॉम कंपनीज होती है उनको टॉयर्स एस्टैब्लिश करने होते हैं, बाकी लाइंस ले करनी होती है, तो दे नीड सम रियल एस्टेट स्पेस फॉर दैट, राइट। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वहां उनको टावर एस्टैब्लिश करना है, बाकी को उनका उनका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना है, या गवर्नमेंट जगह पे भी उनको करना होता है ये सारी चीजें। तो ये रियल एस्टेट जब उनको चाहिए, मतलब जो लैंड उनको चाहिए, तो उस लैंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग जो लॉ है उसको हम राइट ऑफ वे कहते हैं। ओके, कि वहां उस लैंड को यूज कर पाए, और कैसे यूज कर सकते हैं उसके मैकेनिज्म इसमें दिया गया है कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर के साथ किसी के आपको लैंड लेना है तो उसको कैसा पैसा देना चाहिए, किस तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑल दिस प्रोसीजर विल बी देयर। ओके, फाइन, यहाँ कोई फोर्सफुली एक्विजिशन नहीं होगा, बट दैट प्रोसीजर हैज बीन गिवन हियर। ओके, फिर इसी के साथ साथ जो यूजर्स है, मेरे जैसे आपके जैसे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें कुछ प्रावधान है। ओके, फॉर एग्जांपल कि कुछ केसेस में सेंटर ऐसे रूल्स बना सकता है अंडर दिस लॉ कि वेयर दी टेलीकॉम कंपनीज विल हैव टू टेक द प्रायर कंसेंट ऑफ द यूजर्स। ओके, या फिर टेलीकॉम कंपनीज को कह सकता है कि आप डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर जो है वो क्रिएट कीजिएगा, ताकि उनको मैसेजेस ना जाए कस्टमर को, या कस्टमर को अगर कुछ मैसेजेस आपको भेजने हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो आपको पहले कस्टमर की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग रूल्स ऑलरेडी है, लेकिन और भी इसमें मेजर्स करने के लिए इस टेलीकॉम बिल यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ गवर्नमेंट को परमिशन ये देता है। फाइन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और देखिएगा क्या क्या है, अब कुछ जो थोड़े से पहले कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। ओके, कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है आपका जो वट एवर टेलीकम्युनिकेशन है उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। उसको हम इजी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फोन टैपिंग। तो गवर्नमेंट के पास फोन टैपिंग के पावर होते हैं।
ओके, आपका जो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू मैसेजेस आप भेजते हो उसके रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं। ई कम्युनिकेशन नहीं कह रहा हूं मैं, ई कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आईटी एक्ट आता है। ओके, यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो आप फोन पे बात करते हो, फिर उसके बाद फोन पे जो टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हो, इसको इंटरसेप्ट करने की पावर जो है दैट इज देयर विद द गवर्नमेंट। ये किसके अंडर गवर्नमेंट के पास पावर थी? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंडर। ओके, तो सेम पावर हैज बीन कंटिन्यूड नाउ अंडर दिस न्यू बिल आल्सो। इसको कंटिन्यू किया गया है सेम पावर को, बस इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ग्राउंड स्पेसिफाई किया गया है कि किस ग्राउंड्स के अंडर ओके किसी का भी कॉल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। दिस ग्राउंड्स हैव बीन मेंशन्ड। ओके, अगर किसी एरिया में आपको पता है कि कभी-कभी टेलीकॉम सर्विसेज को ही सस्पेंड किया जाता है कंप्लीटली, अगर कहीं रायट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो किस ग्राउंड्स पे ये टेलीकॉम सर्विसेज को कंप्लीटली सस्पेंड किया जा सकता है, दैट इज आल्सो स्पेसिफाइड इन दिस। Okay. Then under this bill, the government has been given one power. What is that? कि if there is a public emergency, and please listen to this carefully. If there is, let's say, a suspension of services we have seen. Okay. फिर interception of your messages, that is power with the government, that also we have seen. उसके ground system specify किया गया है. There is one more aspect कि let's say अब टेलीकॉम नेटवर्क हमारे यहाँ पे जनरली हुई कौन कौन किसके पास है? सारा प्राइवेट कंपनीज के पास है, मोस्टली बीएसएनएल छोड़ के तो सारा प्राइवेट कंपनीज के पास है। ओके, तो गवर्नमेंट ने और इस बिल के अंडर एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए है कि इन केस देर इज एनी पब्लिक इमरजेंसी और देर इज एनी सॉर्ट ऑफ लेट्स से डिजास्टर मैनेजमेंट इशू। ओके, तो कोई पब्लिक इमरजेंसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई कंसर्न है या पब्लिक सेफ्टी का कोई इशू है, तो उस केस में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय देम, ओके, और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय देम कैन टेक टेम्पररी पोजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, तो अगर प्राइवेट कंपनी की सारी सर्विसेज है, प्राइवेट कंपनी का सारा नेटवर्क है, लेकिन उसका पोजीशन भी गवर्नमेंट ले सकता है फॉर टेम्पररी पीरियड। इन व्हाट केसेस? इफ देयर इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट इशू और पब्लिक सेफ्टी इशू और पब्लिक इमरजेंसी इशू, तो ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी कर सकते हैं, या फिर कोई अगर वो ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखने का, दोनों भी गवर्नमेंट कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग। और बाकी फिर आपको नॉर्मल कुछ लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग टेलीकॉम्स ऑपरेटर्स को लाइसेंसेस लेने हैं, गवर्नमेंट को कैसे लेना है, एस्टैब्लिश सर्विस करने के लिए कैसे लाइसेंस लेने हैं, दीज आर नॉर्मल थिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बिल। ओके, सो दैट वाज टेलीकॉम बिल 2023। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज JN1 वेरिएंट ऑफ द कोविड। ओके, तो रिसेंटली देयर इज अ न्यूज कि वर्ल्ड वाइड आल्सो फ्यू कंट्रीज में कोविड की केसेस कुछ बढ़ी हुई है। ओके, ट्रैवल एडवाइजरीज भी कंट्रीज ने इशू कर दी है, और इंडिया में भी हमें दिख रहा है कि केरला में, झारखंड में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में कुछ केसेस कोविड-19 की हमें मिली है। ओके, नए कुछ केसेस आर कमिंग, और उसमें से देयर आर अराउंड 21 केसेस जो JN1 इस पर्टिकुलर कोविड के वेरिएंट की है। ओके, तो ये JN1 कोरोना वेरिएंट क्या है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको पता है कोविड के मल्टीपल वेरिएंट्स आर देयर, जैसे एक ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये काफी फेमस हुआ था एक तरीके से। ओके, तो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट आप कह सकते हो वो JN1 वेरिएंट है। अब इससे JN1 वेरिएंट से पहले भी देयर वाज समथिंग कॉल्ड द पिरोला एंड BA2286, ये भी काफी सारे थे। ओके, तो ये अर्लियर वेरिएंट्स और JN1 वेरिएंट में क्या डिफरेंस है? देयर इज ओनली वन डिफरेंस एज सच इन टर्म्स ऑफ द प्रोटीन देयर, दैट इज इसमें बस अर्लियर वेरिएंट में एक सिंगल म्यूटेशन हुआ है। ओके, पिरोला या B26 में एक ही म्यूटेशन हुआ है, और उस वजह से क्या है, ये JN1 वेरिएंट क्रिएट हुआ है। ओके, तो ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, उसका एक पार्ट है आप कह सकते हो। और ओमिक्रॉन स्ट्रेन में और इसमें क्या मतलब सिमिलैरिटीज है कि ये जो वेरिएंट है, ओके, ओमिक्रॉन जैसा ही इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी हाई है, काफी फास्ट ये ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, और सिम्टम्स लेकिन इसके माइल्ड होते हैं, नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जनरली, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी जो है इसकी काफी हाई है ओमिक्रॉन जैसे, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ओके, बट इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि ये काफी कुछ अलग मतलब सीवियर कोई सिम्टम्स देता है, यही अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ओके, राइट, दैट इज वन थिंग। ऑफ कोर्स, एंड दिस वेरिएंट इज नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया, चाइना में ये मिला है, यूके में मिला है, यूएसए में मिला है, तो मल्टीपल कंट्रीज में दिस वेरिएंट इज फाउंड। ओनली कॉज ऑफ कंसर्न की हाई ट्रांसमिलिटी, जो ट्रांसमिशन इसको होता है थोड़ा फास्ट हो सकता है पीपल टू पीपल। ओके, और इसी वजह से इसकी केसेस जब मिलने लगी है, तो अब WHO ने भी इसको क्लासिफाई किया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है कि नाउ फर्दर स्टडी विल बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, इसकी केसेस जो है ये ट्रैक की जाएगी, तो WHO ने भी इसको इस तरीके से क्लासिफाई किया है।
ओके। बाकी अगर बाकी चीजें अगर देखी जाए तो देखिएगा, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है JN1 का कि जिसने कोई सीवियर डिसीज किसी को कॉज किया है। लाइक हिपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया होता है, जहां आप सांस अच्छे से नहीं ले पाते। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो वी नीड नॉट टू पैनिक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे अनफॉर्चुनेटली, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के भी, दे आर काइंड ऑफ इस तरीके से इन्होंने इसको दिखाया कि कुछ बड़ा पैनिक कहीं क्रिएट हो चुका है। ओके, फाइन। सो ये एक नॉर्मल न्यूज है अभी तक, तो आगे क्या हो सकता है वी डोंट नो, बट दिस इज जस्ट अ थिंग। ओके, अब सिम्टम्स भी अगर देखना JN1 स्ट्रेन की, तो नॉर्मली जैसे बाकी आपके कोविड-19 के वेरिएंट्स के साथ होते हैं, फीवर, बॉडी एक, कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज। ओके, या फिर आप कभी कभी यू विल लूज योर स्मेल एंड ऑल दिस थिंग्स, ये उसी तरीके से इसके सिम्टम्स है। ओके, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक विल कम फ्रॉम द GS पेपर 1, दैट इज आपके आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। ओके, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये अब अनाउंस हो चुके हैं। ओके, और साहित्य अकादमी अवार्ड्स फॉर 2023 विल बी हैव बीन अनाउंस नाउ। ओके, और ये कौन से ऑथर्स को दिया गया है, ये भी यहाँ जो इस साहित्य अकादमी अवार्ड की जो उनका जो ऑफिशियल हैंडल है, इस ट्विटर पे एक्चुअली वो नेम्स भी सारा दिया गया है। तो सर क्या हमें सारे ये नेम्स याद रखने क्या? नहीं। ओके, इफ यू वांट जस्ट गो थ्रू दिस नेम्स। ओके, कि क्या क्या कहाँ दिया गया है, बस इस साहित्य अकादमी अवार्ड के कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि किसको ये अवार्ड जनरली दिया जाता है, क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। ओके, फाइन। तो names as such are there. For example, Rivi Ramakrishnan. Okay, he has been given this particular award from Malayalam language. Okay, fine. फिर उसी तरीके से ऐसे देर आर नेम्स आर देयर, ये आपके नोट्स में मैंने रखा है, बट एज सच सारे नेम्स तो आप याद नहीं रख पाओगे, ना ही याद आपको रखना है। ओके, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स क्या है? हुई फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस अवार्ड्स? साहित्य अकेडमी देती है अवार्ड, इंडिया की जो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, या साहित्य अकेडमी जिसको कहते हैं, दिस गिव्स दिस पर्टिकुलर अवार्ड। 1954 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ओके, फाइन। और किसको दिया जाता है? दोज पीपल हु हैव सम सॉर्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लिटरली कॉन्ट्रीब्यूशन। काफी आउटस्टैंडिंग किसी ने ऐसा बुक लिखा है लिटरेचर की रिगार्डिंग, ओके, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और कौन से लैंग्वेज का लिटरेचर? लेकिन देर आर 24 लैंग्वेजेस जिसमें ये अवार्ड एक्चुअली दिया जाता है लिटरेचर। 22 लैंग्वेजेस उसमें है जो हमारे 8th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, सो 22 लैंग्वेजेस फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें स्पेसिफाई की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश एंड राजस्थानी। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि 22 ऑफिशियल ओके लैंग्वेज प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी, ये लैंग्वेज में है, 24 लैंग्वेज में दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज गिवन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो इसमें अगर किसी ने काफी अच्छी पोएम्स की पोएट्री किसी ने किया है, ओके, किसी ने नॉवेल्स अगर इस लैंग्वेज में लिखी है, ओके, शॉर्ट स्टोरीज अगर इस किसी लैंग्वेज में किसी की, एसेस किसी ने लिखे हैं, तो उनको ये अवार्ड एक्चुअली दिया जाता है। ओके, और एट द सेम टाइम ट्रांसलेशन के लिए भी ये अवार्ड दिया जाता है। अगर किसी ने इंडियन लैंग्वेज में से बाकी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है, बाकी लैंग्वेज में से इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है, तो उस ट्रांसलेशन के लिए भी ये अवार्ड अच्छे वर्क्स के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो जनरली जो हाईएस्ट लिटरेचर का अवार्ड इंडिया में ज्ञानपीठ अवार्ड माना जाता है। तो उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, क्राइटेरिया क्या है ये अवार्ड देने के लिए? ओके, सबसे पहले तो ऑथर मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, फॉरेन नेशनल को नहीं दिया जाता है ऑथर मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। ओके, सेकंड, द ऑथर मस्ट मेक अ सिग्निफिकेंट एडिशन टू द लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ हिज जॉनर। जो भी उनका जॉनर होगा, नॉवेल का होगा, पोएट्री का होगा, उस जॉनर में उनमें काफी सिग्निफिकेंट कुछ वर्क उनका होना चाहिए। आपको सब सिग्निफिकेंट वर्क है यानी ये कौन डिसाइड करता है? इस साहित्य अकेडमी अवार्ड के जो जूरीज होते हैं, दे विल डिसाइड दैट। ओके, फाइन। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लेट्स से दे हैव फाउंड टू बुक्स ऑफ टू डिफरेंट ऑथर्स एंड बोथ द बुक्स दे फील कि ये ऑफ सिमिलर वर्थ है। ओके, या तीन चार ऐसे बुक्स है कि ये सब उनको लगता है कि सब में कहीं ना कहीं सिमिलर सॉर्ट ऑफ लिटरेचर की आर्टिस्ट्री है, उसकी लिटरेचर की वैल्यू है। तो उस केस में फिर किस बुक को एक्चुअली आप अवार्ड दोगे? ओके, उस केस में फिर ऑथर्स का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि ऑथर का इंडिविजुअली बुक के अलावा बाकी कौन सा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में, जिनका और ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ओवरऑल, फिर उनको ये उनके बुक के लिए अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो ये क्राइटेरिया है यहाँ पे इंडियन नेशनल को लेकिन दिया जाता है, प्लीज रिमेंबर दैट थिंग। तो ये साहित्य एक ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य अकेडमी ने देती है आपको, लेकिन वो सबसे एक बड़ा अवार्ड माना जाता है। दूसरा साहित्य अकेडमी के ये अवार्ड्स होते हैं। ओके, साहित्य अकेडमी जो होती है बाकी भी कुछ अवार्ड देती है एक्चुअली, जैसे उनका एक साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार होता है, वो आपको इस अवार्ड में इंक्लूडेड नहीं है जो हम डिस्कस करें, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर रहा हूं कि उनका एक साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार है। ओके, ये किस लिए है? कोई भी ऑथर अगर अच्छा चिल्ड्रन लिटरेचर लिखता है,
चिल्ड्रन लिटरेचर की, चाइल्ड लिटरेचर की एज सच इंडिया में काफी कमी है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल के चिल्ड्रन चाइल्ड लिटरेचर तो पढ़ते नहीं है। ओके, या फिर इवन एडल्ट डू नॉट रीड मच चाइल्ड लिटरेचर। आज तो ये सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कार्टून ने रिप्लेस कर दिया इन सारी चीजों को। बट एनीवेज, इफ सम ऑथर इज राइटिंग दैट, तो ऑफकोर्स दे मस्ट बी गिवन दी पुरस्कार फॉर दैट। ओके, और चिल्ड्रन लिटरेचर है, ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चिल्ड्रन लिटरेचर दैट इज डन, जो करता है उसको ये साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड में मिलता है। ओके, फाइन। तो जनरली कौन से नॉवेल्स को दिया जाता है चिल्ड्रन के? ये ओनली दोज बुक्स और नॉवेल्स विच आर पब्लिश्ड 5 years बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड। तो अगर 2023 में किसी को बाल साहित्य पुरस्कार देना है, तो उससे पहले के 5 years के ही वर्क इसमें देखे जाते हैं, 2018 तक। किसी ने 2010 में बुक लिखा है तो 2023 में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसी तरीके से एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी है। किसको? ये युवा ऑथर्स के लिए। अब युवा मतलब कौन? जिनका एज जो है ये बिलो 35 है। तो जो भी युवा ऑथर्स है उनके लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड्स है। ओके, फाइन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। दैट इज एन आर्टिकल फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन रिगार्डिंग द इंडियाज डिफेंस बजटिंग। ओके, तो ये आर्टिकल में भी इतना, अगर आपको देखना तो इतने कॉन्क्रीट एज सच पॉइंट नहीं दिया गया है। ओके, फाइन। तो देयर आर मल्टीपल आर्टिकल्स इन टुडेज एडिटोरियल सेक्शन, लेकिन इसमें इतने कॉन्क्रीट्स या कुछ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हम पढ़ सकते इतने आर्टिकल्स नहीं है। एक्सेप्ट देयर इज वन आर्टिकल ऑन दी डोनाल्ड ट्रम्प्स, दैट उनके उसको कोई इलेक्शन के डिस्क्वालीफाई किया गया स्टेट में, दैट इज वन एस्पेक्ट। अदरवाइज ऐसा आज कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी ये आर्टिकल को हम देखते हैं। व्हाट दिस आर्टिकल इज बेसिकली सेइंग, व्हाट ऑथर इज स्पीचिंग हियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, और ये हमारे, ठीक है, इसको सबसे पहले ये, और हमारे जो फॉर्मल एस वाइस मार्शल है, इन्होंने ये लिखा है तो ऑफकोर्स इसका एक वेटेज भी है। ओके, ये कोई खुद किसी मिलिट्री वेटरन ने इसको लिखा है तो ऑफकोर्स इट हैज अ वेटेज। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस आर्टिकल ओवर हियर। अब देखिएगा व्हाट डज दिस आर्टिकल एक्चुअली से। इस आर्टिकल का ये कहना है कि इंडियन फोर्सेस है, ओके, चाहे वो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ओके, दिस इंडियन फोर्सेस आर लैकिंग मेनी डिफेंस इक्विपमेंट। काफी सारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट उनको चाहिए, ये दे आर एक्चुअली लैकिंग। ओके, और इसका एक काफी बड़ा रीजन ये भी होता है कि जो बजट है रिगार्डिंग डिफेंस, दैट इज ऑल्सो लेस फॉर अस। जो बजट में डिफेंस के लिए जो अलोकेशन होना चाहिए ये काफी कम हो रहा है। ओके, फाइन। तो फॉर एग्जांपल वी वांटेड अराउंड 126 राफेल जेट्स, लेकिन अभी तक हमारे पास 36 का ही ऑर्डर है, बाकी अभी तक राफेल जेट्स नहीं आया है। ओके, और वी आर ओनली वर्किंग विद हार्डली 32 स्क्वाड्रन ऑफ द एरोप्लेन्स, जो कि हमें मल्टीपल स्क्वाड्रन चाहिए थे, उससे भी काफी ज्यादा, एटलीस्ट 40 to 50 इतने स्क्वाड्रन है फॉर एग्जांपल, बट 32 से साथ ही हम हमारा काम कहीं ना कहीं चला रहे। ओके, तो इस वजह से आप देखना तो देयर आर लॉट्स ऑफ, वी कैन से, डिफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी ऑल द फोर्सेस ओवर हियर। ओके, और ऑथर का और एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि बिकॉज नाउ दिस इज एन इलेक्शन ईयर, ये अब लोकसभा का इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में क्या होता है, जनरली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ओके, जो पावर में है, दे विल ऑलवेज थिंक ऑफ द इलेक्शन एंड सम सॉर्ट ऑफ पॉपुलर अनाउंसमेंट्स। ओके, जिसमें अब ये ज्यादा फ्रीबीज, बाकी पॉपुलर अनाउंसमेंट जो है वो लोगों के लिए करेंगे, और इस वजह से क्या होता है, डिफेंस बजट होता है उस साल का, ये और कम हो सकता है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाट ही सेज इज कि ये इलेक्शंस शुड नॉट डिटरमाइन कि डिफेंस बजट हमारा कितना होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं, ये और कम हो सकता है, दैट्स व्हाट ही एक्चुअली सेज। ओके, और फिर वो और भी कुछ चैलेंजेस बताते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव चैलेंज ऑफ चाइना, ओके, जो एक काफी बड़ा चैलेंज है। फिर हमारे पास पाकिस्तान का भी एक चैलेंज है, फाइन। फिर इंडियन ओशन में ऑल्सो नाउ चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट, तो वहां भी हमें हमारी नेवी स्ट्रांग करनी होगी। तो इन सारे एस्पेक्ट में वी शुड हैव बेटर डिफेंस बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर इन इंडिया। ओके, फाइन। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ओवर हियर। फोर्सेस को तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर आर फोर्सेस, हमारे डिफेंस पर्सनल है, दीज आर प्रोबेबली द मोस्ट ब्रेव सोल्जर्स इन द वर्ल्ड। ओके, एंड दे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग इन डिफरेंट सिनेरियोज। ओके, मोस्ट रेजिलियंट सोल्जर फोर्स अगर वर्ल्ड में हो सकती तो इंडिया की है। ओके, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। बट फिर सोल्जर्स के पास अच्छी इक्विपमेंट होना, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वॉर फाइट करने के लिए। ओके, फाइन। तो अब ऑथर आगे जाके क्या कहते हैं देखिएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वन केस ऑथर हैज मेड दैट वी शुड इंक्रीज द डिफेंस बजट ओवर हियर। ओके, अब ऑथर कहते हैं कि देखो इंडिया और भी कुछ चीजें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ट्राइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एज इंडिजिनस रिसर्च।
कि हम जो है इंडिजिनस रिसर्च और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं, लाइक वी से आत्मनिर्भर भारत अभियान या मेक इन इंडिया, वी आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, बट ऑथर इज सेइंग यस वी शुड डू दैट, जो गवर्नमेंट कर रहा है दैट इज गुड थिंग, ओके, बट एट द सेम टाइम जहां जहां जरूरत हो वो अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए वी शुड ट्राई टू इम्पोर्ट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज है ना, इंडिया में सारा ये डिफेंस इक्विपमेंट क्रिएट होना, ये सब कुछ होना, इसको तो अब हम ज्यादा थ्रस्ट देने लगे, लेकिन इसको टाइम लगेगा इन सारी चीजों को होने के लिए। सो तब तक इंपोर्ट का हमारा बिल अगर ज्यादा भी हो रहा है तो इट्स ओके, बट वी शुड इंपोर्ट दोस थिंग्स बिकॉज दैट इज आवर इमीडिएट नीड। फाइन। ऑथर और कुछ कुछ स्टैट्स हमें देते हैं, ओके, कि इंडिया का डिफेंस बजट है, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना तो इनफैक्ट ये कम हो रहा है। कैसे? 2000, ओके, 12 13 इफ यू सी, तो आउट ऑफ टोटल गवर्नमेंट्स ईयरली एक्सपेंडिचर 16.4% was allocated to defense. See what I'm saying? 2012-13 में क्या हो रहा था, जितना टोटल हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसमें से 16.4% टोटल, सॉरी, जितना हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ओके, तो लेट्स से अगर गवर्नमेंट 100 रुपए एक्सपेंडिचर कर रहा है एक ईयर में, तो उसमें से 16.4% जो है 16 रुपए के आसपास जो है पैसा ये डिफेंस को दिया जा रहा था, ओके। अब ये प्रोग्रेसिवली एक्चुअली बढ़ना चाहिए था रियल टर्म्स में, लेकिन ये रियल टर्म्स में नहीं बढ़ा, एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ा होगा, नंबर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन रियल टर्म्स में बढ़ रहा है नहीं है, एज अ परसेंटेज ऑफ आर वी कैन से डिफेंस ओवरऑल एक्सपेंडिचर। कैसे? फॉर एग्जांपल इफ यू सी 2022-23, ओके, यहां हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर से डिफेंस बजट जो है दैट इज हार्डली 13.3%। मतलब अगर 2022-23 ने इंडियन गवर्नमेंट ने 100 रुपीज खर्चा किया है तो उसमें से हार्डली 13 रुपीज जो इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रहा है। हाँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में ये ज्यादा दिखता है पहले से, बट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट दिस इज एक्चुअली लेस, ओके। और 2023 में भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री का कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट था कि 1,76,000 करोड़ उनको मिले, लेकिन उनको 1,62,000 करोड़ रुपीज ही मिला था उस वक्त, ओके। और ऑथर ये भी कहते हैं ऑथर यहाँ पे कि ऑथर ये भी कहते हैं कि देखिएगा इनोवेशन पे भी हम ध्यान दे रहे हैं, ओके, बट दैट इज गुड थिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। लेकिन अगर आप हमारे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखिएगा, ओके, तो इसमें भी हमारा रैंक काफी कम है, तो इनोवेशन इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग दैट मच। और जितना अलोकेट करते हैं आप इनोवेशन के लिए पैसा, ओके, इंडिया में हार्डली 0.7% ऑफ जीडीपी इज अलोकेटेड फॉर द इनोवेशन एंड रिसर्च, R&D। हालांकि वो चाइना की काफी ज्यादा उससे पैसा अलोकेट करता है, चाइना अराउंड अपने 2.5% ऑफ द जीडीपी जो है चाइना, ओके, यहाँ अलोकेट करता है डिफेंस के लिए, सॉरी R&D के लिए, और इंडिया बस 0.7% करता है, ओके। तो इसलिए इनोवेशन भी उतना फास्ट अगर नहीं हो सकता जब तक हम ज्यादा उसमें R&D में ज्यादा पैसा ना स्पेंड करें, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स दैट आर रेज्ड बाय ऑथर in this particular article over here. Of course, the author should have given certain solutions also. Okay, but anyways, whatever एयर मार्शल जी है हमारे, इन्होंने जो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया है कुछ कॉज ऑफ कंसर्न्स है और उसको वेटेज है बिकॉज द ऑथर इज फॉर्मल एयर वाइस मार्शल, ओके। चलिएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल आउटकम्स ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट, जिसको हमने काफी बार डिस्कस किया है करंट अफेयर्स की क्लास में, सितंदर सर ने भी किया है, हमने भी किया है, तो इसको अब हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज दिस इज अगेन ए रिपीटेशन ऑफ ऑल द लास्ट 15-20 डेज न्यूज, ओके। फिर एक सिक्योरिटी ब्रीच दैट मस्ट लीड टू द स्वीपिंग चेंजेस, ओके, ये एडिटोरियल सेक्शन में एक आर्टिकल था, बट दिस आर्टिकल ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग, जिसमें स्वीपिंग चेंजेस एग्जैक्टली क्या करने चाहिए इट इज नॉट गिवन, बस क्या गलत हुआ है, ओके, और उसका पॉलिटिक्स क्या है, ओनली दैट थिंग इज गिवन एक्चुअली ओवर हियर, ओके। सो अगर दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ओवर हियर, अगर आपने लेट से एक दो आर्टिकल किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में पढ़ा है, ओके, तो उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, या उस आर्टिकल में अगर कोई कॉन्क्रीट कंटेंट हमें नहीं मिल रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट आर्टिकल, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो एज एन असाइनमेंट यू कैन रीड दिस, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ओके। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।